केस 5 है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म और इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो होगी a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c। अगर इस फॉर्म का इक्वेशन होगा, ये कुछ जाना पहचाना फॉर्म है, याद होगा कई लोगों को, देखा देखा लग रहा होगा कि ये फॉर्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कहीं। बस वहाँ पर c की जगह पे क्या होता था, हमें c की रेंज निकालनी होती थी। याद है इसकी रेंज क्या होती है, बताओ बच्चों। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की रेंज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, ये हम लोगों ने पढ़ा था। सर प्लस माइनस। हाँ, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस से प्लस के मिड में। बस वहाँ पर हमने पढ़ा था कि y इक्वल टू होता था a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, तो y की रेंज होती थी। यहाँ पर c है तो c की रेंज क्या हो जाएगी, माइनस के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के मिड में होगा ये। ठीक है, c बिलोंग्स टू ये हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि c की वैल्यू इसके बीच में ही रहनी चाहिए। अगर इसके बीच में है तभी इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, अगर इसके मिड में है ही नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि x की कोई वैल्यू या थीटा की कोई ऐसी वैल्यू होगी ही नहीं जिससे इसका सोल्यूशन पॉसिबल हो। जैसे कि एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, और इसका मैंने प्रूफ भी बताया हुआ है कि ये जो c करके आया हुआ है, इसकी जो रेंज आई हुई है, इसका प्रूफ भी देख लेना, पीछे मैंने बताया हुआ है, याद भी होगा तुम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और हमने वो ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, जो फर्स्ट फेज था उसमें सीखा था। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 3 या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की जनरल वैल्यू हमको बतानी है। तो अब जरा बताओ इसमें क्या होगी थीटा की जनरल वैल्यू। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि जो हमारा c आया है उसको हमें चेक करना कि क्या वो इसके मिड में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। तो ये जो a cos x है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1। चाहे a cos हो या a sin हो, एक को a मान लेते हैं, एक को b। जरूरी नहीं कि a कौन सा है वो cos के साथ होना चाहिए या b cos के साथ हो, ऐसा कोई वो नहीं है। किसी एक को a लेट कर लिया, किसी को b को लेट कर लिया, तो a और b दोनों 1 हो गए। तो यहाँ से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, √2। तो ये जो साइन x प्लस कॉस x है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, माइनस के √2 से प्लस के √2 के मिड में। ये वैल्यू इसकी आ गई। अब इसकी वैल्यू अगर ये आ गई तो क्या इसकी वैल्यू कभी 3 हो सकती है क्या, किसी भी x के लिए क्या इसकी वैल्यू कभी 3 हो सकती है क्या, वैसे भी नहीं हो सकती। साफ साफ दिख रहा है कि साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस x की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये तो कभी भी 3 तो कभी हो ही नहीं सकता है, 3 के लिए तो 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। या अगर क्वेश्चन होता साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू 2 भी होता तो भी हम कह देते कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब इसकी रेंज में ही नहीं है, साइन x प्लस कॉस x की ये मिनिमम वैल्यू है। रेंज का मतलब होता है ये मिनिमम वैल्यू है और ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के मिड में लाई ही नहीं करेगा, और अगर जब लाई नहीं करेगा तो फिर हम बोल ही नहीं सकते कि ये इसका पार्ट होगा। तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको हम यहाँ रख दें और इक्वल टू 3 आ जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। प्रॉब्लम समझ में आ रही है ये, क्योंकि अभी हम फिर दूसरी करेंगे उसमें तो सॉल्व होगा, लेकिन पहले हमको यही चेक करना है कि जो c है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके रेंज में आ ही नहीं रहा। अगर रेंज में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारे आंसर का पार्ट ही नहीं है, फिर हमारे सोल्यूशन में ही नहीं होगा। तो फिर आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन। एक और लिखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 करके, और ये दिया हुआ है √3 cos x प्लस साइन x इक्वल टू 2। √3 cos x प्लस साइन x इक्वल टू 2। सब में क्वेश्चन वही है, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ, अच्छा यहाँ थीटा लिख दिया है क्योंकि वहाँ तो x है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ x। x की जनरल वैल्यू निकालनी है।
तो देखो इसका मेथड क्या होता है, इसके दो मेथड होते हैं, मैं दोनों ही बता देता हूँ कैसे करते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार और बता देता हूँ मैं। इसका क्या मेथड होता था, किसी को याद है ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आता था? कितने लोगों को आइडिया है इसका? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आता था ये प्रूफ? सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे। ओके, हाँ तो ये सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या हो गई √3 और बी की वैल्यू 1 हो गई, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 3 + 1 4 2। तो यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब किससे? 2 से, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x और इक्वल टू 2/2। ये तो वही पुराना काम है जो हमने पहले भी किया था, देखना अपनी कॉपी में, जिन लोगों को याद नहीं आ रहा ये हम कर चुके हैं पहले भी। अब यहाँ के बाद हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो जो मैं पहले बता रहा हूँ हमको वही मेथड यूज़ करना है, लेकिन अभी हम दोनों ही मेथड बात कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे √3/2 है ये, तो पहले हम लिखते हैं cos x को, ये लिखा cos को, √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? √3/2 cos में 30 cos 30 की, और और cos x cos π/6 प्लस sin x, और इसको भी साइन के टर्म में लिख दो, sin π/6। तो और यहाँ पर आ गया 1, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? cos a cos b प्लस sin a sin b, cos ऑफ cos a minus b a माइनस b, और ये 1 में किसकी वैल्यू हो गई? cos 0 डिग्री की। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फार्मूला सबको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, cos थीटा अगर cos अल्फा की इक्वल है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n पाई प्लस माइनस π/6, या सॉरी प्लस माइनस क्या होगी, सिर्फ प्लस आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि माइनस में जा रही है वैल्यू, उधर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 0 का तो काम ख़त्म, और ये माइनस π/6 है, उधर जाएगा तो प्लस π/6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू रखते जाओ, कई सारी जनरल वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हमको मिल जाएंगी। अगर प्रिंसिपल वैल्यूज़ चाहिए तो 0 से 2 पाई के मिड में ले लेंगे। तो देखो ये वाला जो मेथड है ये इजी है, छोटा है, और कॉस मैंने पहले भी बताया हुआ था कि कॉस वाले का फॉर्मूला इजी होता है, प्लस माइनस से डायरेक्ट आंसर जल्दी से आ जाता है। अब इसका सेकंड मेथड भी बताता हूँ, लेकिन ये हमको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एक बार समझ लेते हैं कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई cos a प्लस बी क्यों बनाया है, क्या इसमें sin a प्लस बी नहीं बन सकता क्या? तो उन्हीं के लिए है ये, कि जैसे हमारा क्वेश्चन है sin x और sin x के साथ 1/2 है, और प्लस cos x है, और फिर √3/2 है, और इक्वल टू 1 है। तो ज़रा इसका भी फार्मूला बनाओ, sin x cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? ये 1/2, cos इसकी 3 की होती है कि 6 की होती है? cos 60 की होती है। तो sin x cos π/6 प्लस cos sin π/3 और इक्वल टू ये हो गया 1। तो ये क्या फार्मूला ऐसे बन सकता है? sin a cos b प्लस cos a और sin b, तो sin ऑफ a प्लस b, और ये 1 किसकी वैल्यू हो गई? sin में sin 90 की वैल्यू। तो अब यहाँ पर जो है फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? sin थीटा इक्वल टू sin अल्फ़ा। याद है ना सभी को, sin थीटा अगर sin अल्फ़ा की इक्वल होता है तो फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फ़ा। ये फार्मूला हमारा हो जाता है, जैसे cos में है वैसे sin में भी हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/2। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब यहीं से हम इसको आंसर का पार्ट नहीं कह सकते, इसके बाद मैंने इसको बताया था क्या करते हैं बताओ? सर ऑर्डर इवन दोनों लेते हैं। हाँ दोनों केस लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा केस फर्स्ट
इफ़ n इज़ इवन तो n की वैल्यू 2m, हमने इवन ले लिया। तो देखो ये कितना बड़ा हो रहा है ना, ये बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है। जबकि कॉस वाला जो है वो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत इजी हो जाएगा। 2m पाई और -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा, -1 की पावर इवन प्लस, तो x इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 2m पाई प्लस π/2 माइनस π/3। और π/2 में π/3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5/6। तो देखो आंसर वही आ रहा है 2m पाई प्लस π/6, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद आ रहा है। वहाँ पर भी यही आया हुआ है 2n पाई प्लस π/6, यहाँ पर भी वही आया है। लेकिन ये तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो साइन का टर्म बनने वाला होगा उसको अवॉइड करेंगे। अगर मजबूरी है हमारी साइन बनाने की तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करेंगे, उसको cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लिया हमारा साइन तरफ, साइन इधर भी है साइन उधर भी है, तो भी हम उसको cos में चेंज कर लें, cos 90 माइनस थीटा करके दोनों को cos में चेंज करके फिर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा लगा दो, तो मोस्ट प्रॉब्ली 99% केसेस में लग जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो अपनी आदत ये बना लें कि हम साइन वाला केसेस अवॉइड करेंगे। तो x प्लस π/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है ये, x प्लस π/3 इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई, और -1 की पावर जब ऑड नंबर होगी तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2m पाई प्लस पाई, ये पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस π/2 और माइनस π/3। अब क्या आ जाएगा, ये ज़रा इसको भी सॉल्व करके बता दो क्या आएगा। 2m पाई आ गया, ये 180 है, ये 90 है, तो 90 गया तो 90 आ गया, और 90 में 60 और चला गया, तो क्या बन गया ये, 5/6। तो देखो आंसर में कोई फ़र्क पड़ा क्या, लेकिन मेहनत कितनी लगी यहाँ पर, बर्बादी हुई, टाइम की बर्बादी हुई कि नहीं हुई। ये 2 लाइन का है और ये 10 लाइन में बनेगा, तो इसलिए हमको ये साइन वाला केसेस अवॉइड करना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को कि हमें क्यों करना है, अपना टाइम बचाना है, इसलिए हमको ये काम नहीं करना है। तो अब ज़रा एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको लिखो और बताओ आंसर क्या होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नोट कर लिया सभी ने बच्चों। Yes sir, done sir. Find integral value of k of solution of equation और ये जो सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन है ये है 3 sin x माइनस 4 cos x इक्वल टू के। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन जेई के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जेई मेंस में खासकर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए इसका खास ध्यान रखेंगे। कैसे करते हैं इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं अभी। पहले तुम लोग अपना दिमाग लगाओ, इजी है, जो अभी हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है, कुछ नया काम नहीं करना है। एक बार मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बार ट्राई करो, और नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊँगा। सिर्फ ये क्या काम करना है, अभी तक हम क्या करते थे, a cos x प्लस b sin x की रेंज निकालते थे। अब यहाँ पर रेंज नहीं निकालना है हमको, यहाँ पर उसने कहा है रेंज नहीं निकालो, रेंज के अंदर जितनी इंटीग्रल वैल्यू आ रही है वो निकालो। तो बहुत इजी काम है, कोई खास बड़ा काम नहीं है। देखो एक बार, सर हाँ बेटा बोलो। सर मतलब हमें निकालना क्या है? इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंटीजर वैल्यू, के की कितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है इस गिवन इक्वेशन में, जो इस इक्वेशन को सर सेटिस्फाई मतलब रेंज ही निकालनी है ना कि कितने के कितने बीच में लाई करेगा। हाँ वो निकालना है। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि भाई आंसर आ रहा है, तो -5 से 5 के बीच में लाई करेगा। हाँ तो कितने इंटीजर होंगे, वही तो बताना है कि कितने इंटीजर होंगे। सर 11। 11 होंगे, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर ये तो कहानी वही है, a cos x प्लस b sin x,
ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सर -4 नहीं होगी? -4 नहीं नहीं, उसमें मैंने तुम्हें बताया था, फिर भूल गए भाई। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो, या ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना ही है। अब वो माइनस हो प्लस हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके अगर ओके। माइनस भी ले लोगे तब भी यहाँ पर स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। मेरे होगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, दोनों में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो k बिलोंग्स टू कितना आ गया तुम्हारा? -5 टू +5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब -5 से +5 के बीच में कितने इंटीजर पॉसिबल होंगे? तो वैसे तो हमें चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो मैं काउंट करा देता हूँ, ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ कितने होंगे? अरे देख लो भाई, k की वैल्यू -5, -4, -3, सर टोटल 11 है, 11। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया k की इंटीग्रल वैल्यू। और वैसे भी जब कभी मान लो ऐसा कभी दिया हो तो हम सारे नोट नहीं करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर होता -25 और यहाँ पर होता 75, तो क्या करते? या यहाँ पर 750 होता तो क्या करते? सर 101 101 तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? इधर से 75। हाँ, हमें करना क्या होता है, हमें बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस कर देना है और +1 कर देना है, बस ये काम करना है। तो 5 और 5 10 + 1 क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, बाकी तो तुम होशियार हो, कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि इंटीजर वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा तो है नहीं। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया जिसमें a cos x मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कई बार आए हुए इस तरह क्वेश्चन। अभी जब मॉड्यूल करोगे, मॉड्यूल मिला तुम लोगों को कि नहीं मिला अभी? सर ट्रिग्नोमेट्री का नहीं मिला। नहीं नहीं, हार्ड कॉपी में मिला हुआ है मतलब वहाँ से सीपी से मिला कि नहीं मिला? नो सर। नहीं नहीं सर। ओके ओके, ठीक है, मिलेगा अभी। फिर लिख लेते हैं दूसरा केस। नेक्स्ट केस है, ये हो गया केस कौन सा था ये? 5। अब लिख लेते हैं केस 6। यस सर। बाकी फिर इस टाइप के क्वेश्चन इजी है। केस 6 लिख लेते हैं। केस 6 में यूजिंग बाउंडनेस ऑफ साइन एंड कॉस एक्स, यूजिंग बाउंडनेस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। बाउंडनेस का मतलब बाउंड्री से है, और बाउंड्री का मतलब होता है रेंज, कि इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक है। तो बाउंडनेस का मतलब वही बाउंड्री से ही है कि हमारी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है इसके। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखो और बताओ इसमें क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और कह रहा है फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा या फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ एक्स इफ, और इक्वेशन गिवन है cos x प्लस cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 3 इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन हमको गिवन है। फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ x की जनरल वैल्यू बतानी है, जबकि cos x है, cos x बाई 2 है और cos x बाई 3 है, और इसकी वैल्यू 3 की इक्वल है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हमने किए हुए थे, लेकिन वो थोड़े अलग होते थे। उसमें हम cos c प्लस cos d लगा देते थे, और उसमें क्या होता था कि कोई 2 को लेते थे, तीसरा मिल जाता था। यहाँ पर तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है ये इक्वल टू में जो दिया हुआ है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता था। यहाँ इक्वल टू में 3 दिया हुआ है, वहाँ पर 3 नहीं होगा, कुछ और होगा जो पॉसिबल होगा। यहाँ पर 3 भी पॉसिबल होगा, लेकिन कुछ और सोचना पड़ेगा कि 3 कब पॉसिबल होगा। तो इसीलिए इसका नाम है बाउंडनेस, मतलब बाउंड्री पे जाके हमको इसमें छक्का मारना होगा। तो ज़रा बताओ cos x की रेंज क्या होती है? इस cos x की -1 to 1, इस cos x बाई 2 की भी -1 to 1, इस cos x बाई 3 की भी -1 to 1, और इन तीनों का जो सम है वो 3 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इस cos x की वैल्यू क्या हो? 1 1 1। तो इसकी भी 1 हो, सर तीनों की वैल्यू 1 हो, दूसरे की भी 1 हो, तीसरे की भी 1 हो,
तभी तो इनका सम 3 होगा। बाउंड्री में आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा, मैक्सिमम वैल्यू में आना पड़ा। और कोई कंडीशन है ही नहीं जिसमें तीनों का सम 3 हो जाए। कोई कह दे इसको 1 ले लो, इसको 1/2 ले लो, इसको 3/2 ले लो, तो क्या ये तो सम इसका 3 पॉसिबल तो है, लेकिन क्या किसी कॉस की वैल्यू 3/2 पॉसिबल है क्या? क्या किसी कॉस एक्स की वैल्यू 3/2 पॉसिबल है? 1.5 नो कॉस एक्स की वैल्यू ही -1 से नो 1 के सर। बीच में होती है। कोई भी वैल्यू है, कोई कह दे कि इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो और इसको 0 ले लो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये भी तो नहीं पॉसिबल है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 हो जाए, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम 1 ही लेना है। तो सिर्फ इकलौता एक ही केस मिलेगा जिसमें तीनों कॉस एक्स की वैल्यू 1 ही आने वाली है। बाकी कोई केस ऐसा है ही नहीं जिसमें इसकी वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि बाउंड्री पे हमको क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन ऐसी है। तो हमारे पास जो केस है वो क्या क्या बन जाएंगे। पहला बनेगा cos x = 1, दूसरा बनेगा cos x/2 = 1 और तीसरा बनेगा cos x/3 = 1। और इन तीनों को निकालो और फिर तीनों का इंटरसेक्शन निकाल के आंसर बता दो। करो, अब देखो, कोशिश सर करो। 0 अरे नहीं। देखो, तीनों को निकालो और फिर तीनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा, जो तीनों में कॉमन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सर x 2n/, 4n/, और 6n/, आ रहा है। हाँ, फिर आगे क्या करेंगे उसके बाद? आंसर बताना है हमको, फाइनल आंसर बताना है कि क्या होगा। क्योंकि जब ये भी हो सकता है एंड, और तो है नहीं, ये भी हो सकता है एंड, ये भी हो सकता है एंड, ये भी हो सकता है। जब एंड आ रहा है तो एंड का मतलब होता है तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। और अगर ऐसा होता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो फिर यूनियन लेते। यहाँ पर कंडीशन है कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। ये तीनों ही जब होंगे 1 1 1 तभी वैल्यू 3 आएगी। बात समझ रहे हो? एंड और का केस जब एंड आता है, अभी अब इसको सेट्स में तुम लोगों ने किया भी है। एंड का मतलब है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। और अगर मान लिया हमने नहीं भी पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी मैं बता रहा हूँ ना कि ये भी होना चाहिए एंड सर, ये भी 2n होना by। चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तीनों ही होने चाहिए। तो फिर तीनों का हम एंड जब भी आएगा तो इंटरसेक्शन लेना है, मतलब तीनों को का जो कॉमन सोल्यूशन है वो लेना है। तो क्या आएगा 2n/। यस सर। ओके, और बाकी लोग बताएं भाई। ये सर 2n/, 2n/। ओके यस सर 2n/। ओके, और कोई बचा 2n/, वाला? बाकी 2 बची हुई हैं। दिशा तुम बताओ बेटा, कोई आइडिया? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। ओके, चलो मैं बताता हूँ। इनका सबका 2n/, ये गड़बड़ है, पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हैं लोग। चलो चेक करते, देखो क्या है, क्यों 2n/। चलो रिदम ये बताओ, अगर मान लिया 2n/, हुआ हमारा आंसर, ठीक है, तो n की वैल्यू 2 रखोगे, n की वैल्यू 1 रखो, जरा n की वैल्यू 1 रखोगे, 0 रखोगे। देखो जब 0 रखोगे तो तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, cos 0 1 आएगा। जरा n की जगह पे Yes, 1 sir। रखोगे तो 2π, तो जब यहाँ पर 2π रखोगे तो cos 2π पहले में तो 1 दे देगा। क्या यहाँ पर भी 1 देगा? क्या cos 2π रखोगे जब यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर 1 देगा? 2π 2π/2 हो जाएगा, तो नो सर, cos π -1 देगा। तो फिर, और यहाँ पर जब तीसरे वाले में 2π रखोगे तब कितना आएगा? 2π/3 -1/2 आएगा। तो कैसे बोल रहे हो 2n/, हो जाएगा? एक बार चेक भी तो करके देखो, n की वैल्यू 1 2 3 रख के चेक भी तो करो कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। ये सेटिस्फाई हो भी रहा हमारा। मैंने क्या बोला कि जब भी हम आंसर अपना बोले, खासकर इक्वेशन चैप्टर में, तो हम जरूर सेटिस्फाई कर लें कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलो मैं बताता हूँ, वैसे इसमें Yes, इतना बड़ा sir। काम है नहीं। cos x = cos 0 हो गया, तो x = हो गया 2n/, पहला आंसर। यहाँ पर x/2 2n/, हुआ, तो x की वैल्यू हो गई 4n/।
फिर यहाँ पर x बाई 3 जो है वो n पाई हुआ, 2n पाई हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 2 जा 6n पाई। 3 आंसर हमारे आ गए। अब हमें तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ज़रा इसके ज़रा n की वैल्यू निकालो, क्या क्या आ रही है। x की वैल्यू निकालो, यहाँ पे 0 आएगी, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे करके आएगा, 10 पाई, ऐसे करके आएगा ना। फिर दूसरे वाले का निकालो, यहाँ कितना आएगा x की वैल्यू, 0, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई आएगा, ऐसे आएगा। इसकी ज़रा निकालो, इसकी कितनी आएगी, 0, 6, 06 by 12 by 18 by 12 पाई, 18 पाई। तो अब तुम्हें दिख नहीं रहा कि दोनों तीनों में कॉमन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक तो 0 आ रहा है, ये देखो 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है और 0 इसमें भी है। फिर दूसरा कौन सा कॉमन है, 0 के बाद डायरेक्ट कौन सा कॉमन हुआ है, सर 6 by 6 पाई तीनों में है, तीनों में होता है तो कॉमन बोलते हैं ना तीनों में। सॉरी हाँ? सर 12 by तो ये आया 12 पाई ना, एक ये 12 पाई, एक ये 12 पाई आया और एक ये 12 पाई आया, तो तीनों में 12 पाई कॉमन हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, पहला 0 आएगा, फिर 12 पाई आएगा, फिर अगला 24 पाई होगा, ऐसे ही तो कॉमन होंगे। तो जनरल वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, अरे 12n पाई, 12n पाई, 6n by 12n पाई, क्योंकि n की वैल्यू 0 रखोगे, 0 रखोगे तो 0 आएगा, जैसे ही 1 रखोगे 12 पाई आएगा, 2 रखोगे 24 पाई आएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमें क्या करना था, हमें लेना था एलसीएम। एलसीएम हमने बचपन से सीखा है कि नहीं सीखा है, 2n पाई, 4n पाई और 6n पाई का एलसीएम लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब एलसीएम लेना है। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, नहीं पता हमको, 12 होता है, तो 12n पाई हो गया। Yes, sir. मतलब में सीधी बात, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कुछ हो तो। नहीं, No doubt, sir. ओके, तो नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक केस, ये वाला भी, कि जिसमें हमको बाउंड्री का देखना पड़ेगा कि कब कब कॉस का वैल्यू जो है वो सेम करने के बाद वैल्यू का आंसर जो है वो मैच कर रहा है। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये कौन सा केस हो गया हमारा, केस 6 हो गया। अब ये केस 7 हो गया। केस 7 में करते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस जेई ने कई बार पूछा हुआ है ये केस जो है, और ये लास्ट आर्टिकल भी है अपने इस चैप्टर का। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। जैसे हमने एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ पढ़ी है ना, हम लोग पढ़ते हैं x इक्वल टू 2, तो ये हो गया इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम बोलेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसको क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन बोलते हैं कि नहीं, या इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है, साइन x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, साइन x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लेस देन 1/2, 10x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं, cos x की वैल्यू -1/2। तो इस तरीके से ये जो इस टाइप की केसेस आएंगे, इनको क्या बोलते हैं, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। ये जितनी भी हमको दिख रही हैं, ये सारी की सारी, ये सारी की सारी क्या है, आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। ये चैप्टर एक्चुअली में काफ़ी छोटा है, क्योंकि सारा कुछ तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में ही सारा कुछ पढ़ लिया, तो इसमें इतना खास है नहीं, बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं और कुछ टाइप्स हैं,
तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसमें हमसे पूछेगा क्या, इसमें हमसे वो कहेगा कि भाई एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी जिसमें साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, और इसका आंसर हमको जनरलाइज करके देना है। अगर उसने कोई इंटरवल दिया हुआ है, जैसे मान लिया हम पहले ही केस ले लेते हैं, साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बात क्लियर होगी। हमने लिख लिया सॉल्व फॉर एक्स, एग्जाम्पल 1 हमारा है सॉल्व फॉर एक्स एंड फाइंड जनरल वैल्यू। और पहला क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स ग्रेटर देन 0। तो अब तुम लोग बताओ कि साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कह रहा है, तो एक्स की वैल्यू जनरलाइज करके क्या आंसर देना चाहिए। सोच समझ के जवाब देना, जल्दी कोई नहीं है, थोड़ा सोचो फिर जवाब दो, जल्दी कोई नहीं, मतलब गलत नहीं बताना है हमको, सही बताना है। कुछ दिमाग में आ रहा तो बोलते जाना। सर पहले 2 क्वाड्रेंट्स में होगी हर बार जब सर्कल में रोटेट करेंगे। बिल्कुल, तो जनरलाइज कर दो उसको बस, और सोचो क्या होगी। जनरलाइज करने के बाद बताओ क्या आंसर आएगा। सर n पाई कॉमा n प्लस 1 पाई। n पाई कॉमा n प्लस 1 पाई। तुम जब भी आंसर बताओ ना, n की वैल्यू 1 2 3 रख के देख लो कि जो तुम्हारा आंसर है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार वो कोशिश जरूर करो कि जो हम आंसर सर 2n पाई कॉमा 2n पाई माइनस। सोच लो आराम से, जल्दी, मैंने इसलिए तो बोला जल्दी सर नहीं, एक आराम से सोचना है। सही जा रहे हो लेकिन डायरेक्शन गलत मुड़ जाते हो बाबा, थोड़ा सही जाओ और फिर देखो, पता चल जाएगा तुमको। बाकी लोग भी सोचे कि साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है, सबको पता है ये कहानी कि कहाँ कहाँ पर ये एस टी सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा हुआ है सबने। फर्स्ट में कौन Yes, सा sir. एंगल होते हैं, एक 0 हो गया, फिर एक होता है 2 पाई, सर फिर 4 पाई, ऐसे करके सर 2n पाई। यहाँ पर जो होता है इसको सर 2n पाई कॉमा 2n। इसको जनरलाइज करोगे तो 2n पाई मिलेगा। और फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पर कौन कौन सा एंगल होगा, पहले यहाँ पर आओगे तो पाई होगा, फिर जब दोबारा घूम के यहाँ पर आओगे तो क्या होगा, 3 पाई होगा। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे करके। तो इसको जनरलाइज करोगे तो 2n पाई प्लस पाई नहीं आएगा, यहाँ पर 2n पाई आएगा और यहाँ पर 2n पाई प्लस पाई आएगा। जरा देखो, चेक करो, पहले n की वैल्यू 0 रखो, n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 से पाई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो एरिया है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर जो है वो साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है यहाँ पर। तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई। क्या ये आंसर हमारा करेक्ट है क्या, देखो जरा चेक कर लेते हैं। जब भी आंसर दो चेक कर लो जरा, n की वैल्यू 0 रखो, क्या मिलेगा 0 रखने पे, 0 से पाई। फिर n की वैल्यू 1 रखो, क्या मिलेगा, 2 पाई से 2 पाई से 3 पाई। क्या सही है 2 पाई से 3 पाई, अरे बिल्कुल सही है। पहले 0 से पाई तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर 2 पाई से 3 पाई तो फिर यहाँ से आ गए, ये यहाँ पर आ गए, फिर n की वैल्यू 2 रख दिया तो कहाँ से आ जाएगा, 4 पाई से लेकर 4 पाई से 5 पाई। तो ये समझ में आ रही बात। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हमें ये देना है कि x की वैल्यू 2n पाई से लेके पाई तक होगी, तो जो है हमेशा साइन x जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर, कुछ अभी आ जाएगी, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और बात क्लियर हो जाएगी अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि ये 2n पाई ही क्यों ऐड किया है, उसके रीज़न भी समझ लो। कि हम क्या करते हैं, पहले कोई भी एक एंगल ढूंढ लेते हैं, अगर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो ईजी है, ये आ गया होगा, लेकिन मान लिया कि नहीं समझ में आ रहा हमको, तो हम क्या करते हैं पहले ढूंढ लेते हैं
कि किस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव दे रहा है। तो हम फर्स्ट तो ढूंढ ही सकते थे कि भाई एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के मिड में होगी, तभी पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड 0 से पाई के बीच में आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जनरलाइज करने के लिए दोनों तरफ n इंटू टी ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ n इंटू टी ऐड कर देते हैं। ये इसलिए मैंने नहीं बताया कि इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। n इंटू टी, टी का मतलब क्या है, ये जो टी है किसी को याद है, टी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, क्या होता है टी, किसी को याद है? सर पीरियड याद ही नहीं है। पीरियड ऑफ सर पीरियड कॉस एक्स, पीरियड ऑफ फंक्शन टी, साइन एक्स कॉस एक्स का पीरियड टी नहीं होता था 2 पाई 4 पाई। तो इसमें क्या करते थे हम, एन टी ऐड कर देते हैं, और टी की वैल्यू साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 पाई ऐड किया, तो 0 प्लस 2 एन पाई, टी की जगह पे 2 पाई रखा, तो 2 एन पाई से एक्स की वैल्यू 2 एन पाई प्लस पाई हो गई, वही आंसर यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ये सब हमें समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये ध्यान देंगे कि जब साइन कॉस का केस होगा तो 2 एन पाई के साथ ही जाएगा, लेकिन जब टेन या कॉट का केस होगा तो फिर किसके साथ जाएगा, फिर वो पाई के साथ जाने वाला है, एन पाई 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 हाँ 2 एन पाई नहीं होगा, क्योंकि उसका पीरियड जो होता है वो क्या होता है, पाई होता है। साइन और कॉस का पीरियड क्या होता है 2 पाई, टेन और कॉट का पीरियड क्या होता है पाई, सेक और कॉसेक का पीरियड क्या होता है 2 पाई। तो मतलब साइन कॉस सेक कॉसेक, साइन कॉस और उन दोनों के रिवर्स का पीरियड 2 पाई होता है, और टेन और कॉट का पीरियड पाई होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो x की वैल्यू है वो ढूंढ लेते हैं, और उसको जनरलाइज करने के लिए n इंटू टी ऐड कर देते हैं। t जो होता है वो पीरियड ऑफ फंक्शन होता है, जो फंक्शन का बात चल रही है, जैसे यहाँ पे साइन x की बात चल रही है तो 2n पाई ऐड कर दिया। अब बात कुछ समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम है इसमें, बोलो बोलो बच्चों, यस और नो। यस सर यस सर। चलिए फिर क्वेश्चन सेकंड देता हूँ, आप उसको बताइए। इसको नोट कर लिया सबने, और इसका आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन है साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ एक्स। सोच समझ के आराम से जवाब देना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है हम 5 मिनट लेट बता दें, लेकिन गलत ना बताएं। और सब कुछ हमें इसी सर्कल में ही घूम घूम के हमने पढ़ा हुआ था, इसीलिए सर्कल को बार बार बना लेते हैं कि सर्कल में ही हमने सब कुछ पढ़ा था। और ये सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोगों ने सर्कल के बारे में पढ़ा था कि कहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, कहाँ पर क्या नेगेटिव होता है। मिला किसी का कोई आंसर बच्चों? नहीं?
नहीं प्रॉब्लम। क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ में, कैसे करेंगे? कुछ प्रॉब्लम? कुछ बोलो भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर 1 मिनट। तो मेरा तो नहीं। कोई बात नहीं, जिनका नहीं हो रहा मैं अभी बताता हूँ। एक बार इसके बारे में, चलो जो लोग कर रहे हैं उनसे बात, उनको करने दो, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो मेरी बात सुने। पहले वाले के बारे में थोड़ी सी और, कि हमने जब देखा कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जीरो कहाँ पर होता है, पहला काम होता है हमको, जैसे इसने कहा ना कि साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ पर होता है, तो हम एक काम करते हैं कि हम देख लेते हैं इनइक्वालिटी को हटा के, हम देख लेते हैं कि साइन एक्स जीरो कहाँ पर हो रहा है। वहाँ तो बहुत आराम से मिल गया था पाई और जीरो, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी बना देंगे और फिर देखेंगे कि एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पर होती है, और वो भी हमें किस क्वाड्रेंट में रहना है, अपने इस वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में जो है वो साइन एक्स पॉजिटिव होने वाला है। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलेगी हमको? एक तो जीरो पे जीरो देगा और एक पाई पे जीरो देगा, 180। तो इसलिए हमारा जीरो और पाई कैसे आया था वो समझ में आया। अब जीरो और पाई आने के बाद हमने इसमें 2n पाई ऐड कर दिया था, तो हमारा आंसर आ गया था जो ये लिखा हुआ है। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि साइन एक्स 1/2 कहाँ पर आता है, पॉजिटिव कहाँ पर साइन एक्स 1/2 आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये फाइंड आउट करना है कि साइन एक्स 1/2 कहाँ पर आता है। 30 डिग्री। 30 डिग्री। और कहाँ पर पॉजिटिव आता है? दो क्वाड्रेंट होंगे जहाँ पर साइन एक्स 1/2 देगा। कौन कौन से एंगल होते हैं वो? तो ये हमने, ये भी बात हम 5/6। हाँ, एक हमें पता है ये रूल थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस, ये तो बहुत पहले की बात है, यहाँ थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पाई प्लस थीटा होता है, और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा होता है। ऐसे ही तो पढ़ा था हम लोगों ने, ASTC रूल अगर याद है तो, और सभी को याद होना चाहिए। तो बहुत बेसिक सी बात है, NCERT की बात है, ये तो खैर कंपटीशन की बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी। यस सर। तो बताओ एक्स जो है वो कहाँ पर क्या क्या वैल्यू देगा? जैसे उसने बोला कि साइन एक्स जो सर है π/6 और π/6। हाँ, एक π/6 देगा, 30 डिग्री पे देगा। तो हम देखेंगे कि एक यहाँ पर तो 30 आया है, यानी कि π/6 आया है, तो एक दूसरे में भी तो साइन पॉजिटिव होता है, तो जब यहाँ पर रखो सर π/6। 5/6। पाई माइनस π/6 क्या आ जाएगा? 5π/6। तो यानी हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, x इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू 1/2 एक तो π/6 पर और एक 5π/6 पर। अब थोड़ा अपना दिमाग खोलते हैं और सुनते हैं ज़रा बातें थोड़ी सी। जैसे यहाँ 0 है, फिर 30 डिग्री हमने पढ़ा, फिर 45 पढ़ा, फिर 60 पढ़ा, फिर 90 पढ़ा, फिर 120, और आगे क्या, ये 5π/6 का मतलब क्या हुआ? 150, ऐसे करके पढ़ा कि नहीं हमने? तो 0 पे साइन क्या देता है? 0। 30 पे क्या देता है? 1/2। फिर 45 पे 1/√2, फिर √3/2, फिर ये 1 देता है। फिर ये कितना होगा? 120 साइन 90 प्लस 30 कितना हो सर जाएगा? √3/2। 3/2। फिर कितना होगा ये? 1/√2। 1/√2। फिर अच्छा 120 1/2। 135 आएगा, और फिर 150 आएगा ना, तो 1/√2 और फिर ये 1/2। तो देखो यहाँ से ये कहानी बढ़ना चालू हुई है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे आने के बाद ये 1/2 यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, और इसके बाद से फिर डिक्रीज करने लगा। यहाँ से यहाँ पर π/6 से बढ़ना चालू हुआ था और 5π/6 तक बढ़ा, और उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगा। तो क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कि ये एंगल हमारा जो है वो, ये जो है वो थीटा π/6 है, और इधर वाला जो एंगल है वो पाई माइनस π/6, ऐसे बना दिया हमने। ये हो गया पाई माइनस π/6, मीन्स कितना हो गया? 5π/6। तो
तो ये जो यहाँ से यहाँ तक के बीच का मामला है, जो ये वाला मामला है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का ये वाला पोर्शन, क्या यहाँ पर जो है हमेशा साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 1/2 से बड़ी आने वाली कि नहीं? यहाँ पर जितने भी एंगल यहाँ मिलेंगे हमको, क्या यहाँ पर हमेशा साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी मिलेगी कि नहीं? जो कि हमने यहाँ देख भी लिया है सॉल्व करके, यहाँ हमने नीचे जो टेबल बनाई वहाँ से हमको दिख भी रहा है। और अगर हम चाहें तो ड्रॉ करके साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे 1/2 से बड़ा आने वाला है। यहाँ दिख रहा है ना हमको, π/6 से 5π/6 के बीच में हमेशा 1/2 से वैल्यू बड़ी आने वाली है। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, π/6 से 5π/6। और इसको जनरलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 2n π प्लस π/6 से 2n π प्लस 5π/6 ऐड कर दिया हमने। तो ये हमारा जनरल वैल्यू हो गया। अब चाहो तो इसमें चेक करके भी देख सकते हो, चेक करके देखो। यहाँ पे जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे π/6 से x की वैल्यू 5π/6। जब n की वैल्यू 1 रखो तो क्या मिलेगा, बताओ। n की वैल्यू 1 रखने से 2π प्लस π/6 से x की वैल्यू क्या होगी, 2π प्लस 5π/6। तो एक रोटेशन के बाद ही तो आओगे ना, यहाँ पर देखो ना, एक रोटेशन पहले यहाँ से चलना चालू करोगे इस जगह से। मैं इसको किसी और कलर से दिखा देता हूँ। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो यही ले लेते हैं, यहाँ से चलना चालू किया हमने, और यहाँ से चलने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गए, लेकिन यहीं से यहाँ तक ही तो हमारा होगा ये सेम। उसके बाद जब हम पूरा यहाँ पर रोटेट करेंगे, पूरा घूमेंगे, पूरा का पूरा एंगल, और घूमने के बाद घूमते 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 जब 2π का रोटेशन कर लेंगे, तो फिर 2π के बाद फिर ये वाला एंगल जो आएगा यहाँ से यहाँ तक के बीच का, वो फिर वही आने वाला 2π प्लस π/6, और उधर आएगा 2π प्लस 5π/6। फिर एक बार और रोटेट करोगे, फिर वही आएगा। तो बार बार रोटेट होने के बाद वो वही एंगल आने वाला है 2π प्लस π/6। तो बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा अपने दिमाग को। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तो पूछो, नहीं बाद में आए तो पूछो। नो प्रॉब्लम सर। क्लियर है ना बात। हमें क्या करना, हमारा मेन मोटो क्या है, हमें दो एंगल मिल जाए, और दो एंगल मिलने के बाद उसमें 2n π ऐड कर देना है जब साइन कॉस का केस होगा। जब tan cot का केस होगा तो हम उसमें पाई ऐड करेंगे n π। जैसे अभी 2n π ऐड कर रहे हैं तो उसमें पाई ऐड कर देंगे। प्रॉब्लम? नो सर। नो। तो बताओ जरा, एक और लिख लो, साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 होता तब क्या करते, क्या आंसर देते? अगर यहाँ पर जैसे हमारा आंसर ये आया है, हमारा आंसर क्या आया है, x बिलोंग्स टू, ये आया है हमारा आंसर ओपन इंटरवल में आया है, x बिलोंग्स टू आया है। सर क्लोज इंटरवल में हो जाता वो। हाँ, बस क्लोज्ड इंटरवल में हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2n π प्लस 5π/6, बस वहाँ पर जैसे यहाँ पे इक्वालिटी होती तो ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज्ड आ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है? तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर इसमें भी दिमाग लगाओ और बताओ क्या आंसर होगा। एक दो क्वेश्चन इसके करते हैं, थोड़ा सा तो आइडिया मिलेगा हमको कि कैसे करना चाहिए इसे क्वेश्चन को। cos 2 थीटा की वैल्यू लेस देन 0 है, अगला क्वेश्चन है हमारा। cos 2 थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 2 थीटा है लेस देन 0, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। हमें जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है, इस बात का ध्यान रखना कि 2 थीटा की वैल्यू नहीं बतानी है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ज़रा आप देखो, cos 2 थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, फिर उसको जनरलाइज करो, आराम से करो, जल्दीबाजी कोई नहीं है। और कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर बताओ, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ कि पहले दोनों क्वेश्चन में क्या किया है। हमें पहले वो दो एंगल ढूंढने पड़ते हैं और इक्वल टू 0 करना पड़ता है, इक्वालिटी को लगाना पड़ता है, इनइक्वालिटी को हटा के दो एंगल ढूंढने पड़ते हैं और बाद में 2n π ऐड कर देना होता है।
सर हाँ बेटा बोलो, सुन रहा हूँ। सर ओपन इंटरवल्स में पाई n पाई प्लस पाई बाय 4 कॉमा n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। n पाई प्लस पाई बाय 4 से n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 वेरीफाई कर लिया है? यस सर, क्योंकि डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ऐसे ही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही है, गुड। सर 2n पाई नहीं होगा, 2n पाई प्लस पाई बाय 4। नहीं डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा ना, cos 2 थीटा है। हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। करने तो बाकी है। हाँ सर, मेरा भी आ गया। आ गया। यस सर। बाकी गर्ल्स का प्रॉब्लम है बेटा दोनों को? देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। पहली बात तो हमें ये ढूंढना था कि cos 2 थीटा जो है वो निगेटिव कहाँ पर होता है और ज़ीरो कहाँ पर होगा। तो cos 2 थीटा निगेटिव कहाँ पर, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड में होगा। और सेकंड और थर्ड। तो 0 पाई और ये 3 पाई बाई 2 यहाँ पर होगा। तो सेकेंड और थर्ड का मतलब हमें इसी एंगल में तो जाना होगा। अब cos 2 थीटा जो है वो ज़ीरो कहाँ पर होता है? एक तो cos 2 थीटा में 2 थीटा ऑड मल्टीपल होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पर होगी? तो हम कह सकते हैं ना कि थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? जो 2 थीटा है वो हमारा पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए था? 3 पाई बाई 2। पाई बाय 2। अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। जैसे इसको जनरलाइज करेंगे, जैसे इसको जनरलाइज किया तो 2 थीटा के लिए हमें पाई बाई 2 के साथ 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। जनरलाइज कर दिया, क्योंकि cos 2 थीटा, जब ये 2 थीटा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तभी तो हमारा cos 2 थीटा निगेटिव आएगा। बस अब क्या करना है, आधा काम हो गया, पूरा काम बल्कि हो गया, बस 2 से डिवाइड करना तो सभी को पता है। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? n पाई से लेकर पाई बाई 4 तक और n पाई से लेकर 3 पाई बाई 4 तक। अगर मान लिया हमको आंसर बताने में डाउट हो रहा कि भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, तो हमें तुरंत इसको चेक कर लेना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? n की वैल्यू 1 रखा तो थीटा बिलोंग्स टू क्या आया? थीटा आएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। देख लो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, अगर थीटा यहाँ है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। तो कॉस अगर इस क्वाड्रेंट में होगा तो पक्की बात है निगेटिव होगा, क्योंकि ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर n की वैल्यू 1 के बाद 2 रख देते हैं तो थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? और देखो यहाँ पे 2 पाई, n की जगह पे रखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। पक्की बात है कि जब यहाँ पे 2 थीटा करोगे तो आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही 2 थीटा करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये तो थीटा के लिए आया है। n की वैल्यू 1 रखा था ना पहले, यहाँ पे क्या रखा? अच्छा यहाँ 0 रखा हुआ है क्या? सॉरी यहाँ 0 रखा है तभी तो हाँ सर, 0 होगा। हाँ ये 0 रखा है हमने तभी आया। अब हम 0 के बाद सीधे 1 रखते हैं, बाद में 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रख देते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है। ये n की वैल्यू 1 रख लेते हैं पहले, बाद में 2 रख के देखते हैं। जब हमने यहाँ 0 रखा तो ये मिल गया, जब 1 रखा तो पाई प्लस पाई बाई 4 से लेके पाई प्लस 3 पाई बाई 4 ये आ गया। लेकिन ये तो थीटा आया है, 2 थीटा कहाँ पर आएगा? तो 2 थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 से 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। साफ साफ दिख रहा है कि 2 पाई का रोटेशन होगा और फिर वहीं पहुंच जाओगे। जैसे ही तुम इस वाले रोटेशन में घूमोगे, यहाँ पर तुम पहले पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में गए, और जब तुमने एक पूरा चक्कर मार दिया तो उसके बाद 2 पाई का रोटेशन कर लिया, तो फिर 2 पाई में फिर इतना ऐड करोगे, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 से लेके 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 तक। तो फिर यही cos 2 थीटा निगेटिव हो जाएगा। बोलो प्रॉब्लम है इसमें? अभी भी समझ में नहीं आ रही बात की? दिक्कत नहीं है कोई? क्लियर है बात? क्लियर सर। ओके, बाकी लोगों को भी है ना प्रॉब्लम? है किसी को बच्चों? तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं धीरे Clear, धीरे। इसको देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हमें नहीं आया तो मतलब हम सबको आ गया तो हमें भी आ जाना चाहिए।
अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम पूछ सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 और लिखते हैं। इसको भी जरा दिमाग लगाओ और थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर आंसर देना है, ताकि हम सेटिस्फाई हो सके कि हमने जो बताया है वो आंसर करेक्ट है कि नहीं। 10x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। 10x जो है वो पॉजिटिव है। सर हाँ बेटा बताओ। सर मुझे पता नहीं मैंने सही किया है या नहीं, पर मतलब मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट करके नहीं नहीं, कॉस को कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। साइन कॉस में मत करो ना, सीधे 10 के बारे सर में सोचो ना। सर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कब 0 होता है? थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ तुम 10 के बारे में सोचो और फिर आंसर बताओ। 10 साइन कॉस में ब्रेक मत करो, सीधे 10 के बारे में। फिर तुम्हें हाँ सर मैं सिर्फ 10 का सोच रहा हूँ सर। जब तुम अब मान लो अपॉन में कॉस आया, फिर तुम कॉस का मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं कि कॉस एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? ये भी तो टेंशन है ना। यस सर यस तुमने तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया होगा, क्रॉस कर दिया ना। यस सर। कैसे कर दिया भाई? कॉस एक्स के बारे में पता ही नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ अब तुम बताओ क्या कह रहे हो जैनिल? सर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 0 कब होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 0 कब होता है? सोचो, 10 0 की वैल्यू 0 होती है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है? नहीं पता हमको थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल। पाई। हाँ, पाई प्लस 0, पाई माइनस 0, कुछ भी करो तो वो आएगा बिल्कुल बाउंड्री पे ही आएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे आएगा। सर सर n पाई से पाई n प्लस 1 एन पाई से लेकर पाई n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 1 मतलब n पाई प्लस पाई। एन पाई प्लस पाई, ओके। मतलब एन पाई से लेकर एन पाई प्लस पाई। तो एन की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? 0 से पाई। हाँ सर 0 से पाई में 10 0 से पाई। जो भी आंसर बताओ उसमें वेरीफाई भी कर लो, उसमें आंसर को वेरीफाई भी जरूर कर लो। सर सर अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम उसको मतलब लिखेंगे कैसे?
यूनियन करके लिख सकते हो, दो आंसर अगर आ रहे हैं तो एक लिखा, यूनियन करके दूसरा लिख दिया। ओके ओके सर। और अगर नहीं काम चल रहा है, एक ही में आंसर बता सकते तो एक में, अगर हमारे पास दो आंसर हैं तो हम यूनियन करके कलेक्शन कर देते हैं ना, यूनियन बना के लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर 0,5/2 प्लस n पाई 0,π/2 से बड़ा 0,5/2 से प्लस n पाई से बड़ा x से बड़ा π,3π/2 प्लस n पाई। नहीं समझ में आया, फिर से बोलो क्या कह रहे हो। धीरे धीरे बोलो, मैं लिखता जा रहा हूँ साइड में, क्या बोल रहे हो बोलो। सर ओपन इंटरवल में 0,π/2। देखते हुए जाना ये। हाँ यस सर, प्लस n पाई इसमें आगे ऐसे n पाई, उससे बड़ा x, और फिर ओपन इंटरवल में 5,3π/2 प्लस n पाई। ओके चलो चेक करते हैं, बाकी लोगों ने भी ट्राई कर ही लिया होगा कि नहीं। सर ऐसा कर सकते हैं? मैं बताता हूँ अभी 2 मिनट रुको, बस बताता हूँ। ऐसे लिखना सही नहीं है, जैसे लिखा है ना वो सही नहीं है। भाई बताता हूँ लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, बाकी है तो सही। तुम जब यहाँ पर रखोगे तो n की वैल्यू वो आ ही जाएगी। तो क्यों नहीं तुमने n पाई को अंदर ऐड क्यों नहीं कर दिया? तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोल पाए कि x की वैल्यू n पाई से लेके n पाई प्लस π/2 हो जाएगी? ऐसे ब्रैकेट लगा के फिर n पाई लिखने की क्या जरूरत? तुम सीधे नहीं बोल सकते थे कि n पाई। सर वो मैंने कर दिया था, पर वो ज्यादा बड़ा हो गया था तो इसलिए मैंने यही बोल दिया फिर। अच्छा, मतलब कर सकते हैं ना n पाई के साथ n सर पाई। मैंने वो नेक्स्ट स्टेप में लिखा भी, लेकिन वो बहुत बड़ा हो रहा था, फिर बोलना था आपको तो ये बोला था मैं। देखो मैं चेक कराता हूँ, देखो क्या गड़बड़ी है, अभी भी सुनो क्या गड़बड़ है। देखो यहाँ पर जब n पाई ऐड करोगे तो n पाई से लेके कहाँ तक आएगा? n पाई से लेके n पाई प्लस π/2 तक। इससे x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना, यही तो कह रहे हो ना? यस सर। और यहाँ पर n पाई प्लस, एक मिनट, इसमें ऐड करेंगे तो n पाई प्लस पाई हो जाएगा, n पाई प्लस पाई से n पाई प्लस 3π/2। तो ज़रा n की वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं। तो 0 से π/2 के बीच में इससे x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और पाई से 3π/2 के बीच से छोटी होनी चाहिए। तो जब तुम 0 से π/2 से आगे बढ़ रहे हो x को लेके, तो क्या तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुक पा रहे हो क्या? जब तुम x को 0 से π/2 से बड़ा कर रहे हो तो क्या तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह पा रहे हो? नो सर। तो फिर तुम्हें तो, जब तुम्हें कह रहा है कि 10x पॉजिटिव होना चाहिए, तो किस क्वाड्रेंट में रहना है? एक तो फर्स्ट में रहना है, और किस क्वाड्रेंट में रहना है? थर्ड। तो तुम तो दोनों से बाहर निकले जा रहे हो ना, तुम तो ना तो इसके साथ हो और ना ही इसके साथ हो, तो कैसे हो सकता है ये मामला? तुमने बोला कि π/2 से 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बड़ा होना चाहिए, और थर्ड क्वाड्रेंट से छोटा होना चाहिए, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर गए तुम। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बोलो? सर नेगेटिव। तो फिर सही है मामला कि गड़बड़ है? नहीं सर गलत है।
चलो फिर इसको हटा देते हैं। और बताओ, और कोई लोग कुछ सोचो। ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो कोई मतलब हमारी वो हो गई है, हमने कुछ सोचा तो। वैसे तुम्हें भी सोचना है और कुछ बताते जाओ। नहीं आएगा या गलत होगा तो कोई बात नहीं, कम से कम हमको डाउट जो था वो तो क्लियर हो गया ना, कि भाई यहाँ पर हमने ये गलती कर दी। और जब हम अपने से क्वेश्चन करते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाती है हमको, और जब हम नोट कर लेते हैं तो फिर वो बस उसी समय याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। तो इसलिए याद, अपना मन का यूज़ करें, अपने से दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और जल्दी आंसर आ जाएगा। चलो मैं बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा काम नहीं है इसमें। ऐसे सोचते हैं, ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में हमको रहना पड़ेगा, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो हमको इस क्वाड्रेंट में रहना है और हमको इस क्वाड्रेंट में रहना है। इसमें तो किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता कि भाई इसमें क्यों रहना है, क्योंकि यहाँ पर ASTC रूल फॉलो होता है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा वाला। यहाँ पर सारे पॉजिटिव और 10 और कॉट यहाँ पॉजिटिव, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंगल 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है और यहाँ पर क्या होता है 3π/2 होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट में 0 कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। तो 10 में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10x की वैल्यू अगर मैं 0 बोल दूँ तो x की वैल्यू 0 भी Zero. होती है। और 90 पे भी 0 होता है क्या, कि 90 से कम में होगा, कहाँ कहाँ पर होगा 90 पे तो नहीं बोल सकते, 10 90 से कम पे। तो अगर हमें 0 पे 0 देगा ना, ये बात तो क्लियर हो रही कि 0 पे 0 देगा, 90 तो नहीं बोल सकते। तो 10 0 पे 0 हो रहा। एक और यहाँ पर आ रहा है कि 10 पाई पे भी 0 देगा, एक ये 0 पे मिलेगा और एक पाई पे मिलेगा, ऐसा है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, ज़रा थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर हम एंगल निकाल भी लेते हैं तो भी फंसेंगे। थोड़ा और सोचना पड़ेगा डीपली इसके बारे में। और वो क्या सोचेंगे देखते हैं अभी। देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें किस किस क्वाड्रेंट में घूमना पड़ेगा। हमें पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है 0 से π/2 के बीच में। अगर हमारा x जो है वो 0 से π/2 के मिड में रहा तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो है वो 10 हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम Yes, sir. ठीक है ना यहाँ तक। अब जरा देखना इसमें मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ। 0 में मैंने जो है n π ऐड कर दिया, तो n π इधर ऐड किया तो n π इधर भी ऐड कर दिया। n π क्यों ऐड किया ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, कि 2n π क्यों नहीं किया, n π क्यों किया, ये तो मैं बता चुका हूँ अभी कि हम क्या ऐड करते हैं। हम ऐड करते हैं वो सारे जिसका पीरियड होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पीरियड जो है वो 10 की बात हो रही, तो 10 का पीरियड पाई होता है, n इंटू टी ऐड करते हैं, तो n इंटू पाई, तो इसलिए n पाई ऐड किया हुआ। अब जरा यहाँ पर चेक करना चालू करो कि अगर x की वैल्यू n पाई से लेके n पाई प्लस π/2 के बीच में रहती है, अगर सिर्फ हम यही आंसर अपना दे तो क्या हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा क्या। जरा चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों क्वाड्रेंट आ जाए। जरा चेक करो, n की वैल्यू 0 रखा हमने, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेटिस्फाइड। n की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, पाई से लेके 3π/2, पाई प्लस π/2। क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट भी आ गया क्या भाई इसमें। Yes, sir. और आगे देखते हैं, n की वैल्यू 2 रख दो, 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा 2 पाई से लेकर x की वैल्यू 2 पाई प्लस π/2। ये किस क्वाड्रेंट में है, 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस π/2, ये थर्ड क्वाड्रेंट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर आ गए। Sorry, first. 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस π/2। देखो ना यहाँ दिख रहा साफ साफ कि यहाँ से चले 2 पाई, और 2 पाई में 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस π/2 जब जाओगे तो यही आने वाला है 2 पाई से प्लस π/2 ना। तो फिर 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस π/2, तो इसका मतलब सारे क्वाड्रेंट में हम जरूरी है कि सबका आंसर अलग अलग लिखें कि यहीं से हमारा काम चल रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये आंसर है ये पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो, आंसर हमारा हो गया x बिलोंग्स टू n π/2 n π प्लस π/2।
बताओ इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? नो सर। ओके, तो नोट कर लेते हैं इसको भी। तो ये हमारा जो चैप्टर था ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है चैप्टर छोटा था, सारा कुछ तो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में पढ़ लिया था। तो ये हमारा चैप्टर आज यहीं पे कंप्लीट हो गया है। बस मॉड्यूल भेजना है तुमको, फिर उसको सॉल्व करना। फर्स्ट वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4 तक की प्रॉब्लम है अभी। सर 3 तक हुआ सर, मैंने कल आपको भेजा था। हाँ हाँ, वो तो भेजा है तुमने। बाकी और किसी ने 4 तक किया क्या कि नहीं? अभी नहीं? रिदम? नहीं सर, टाइम ही नहीं मिलता, स्कूल वाले भी इतना काम देते हैं। सर अभी तो एग्जाम भी आने वाले हैं। एग्जाम भी आने वाले हैं? हाँ सर, या फिर ये मंथ के एंडिंग में या फिर अगले मंथ के स्टार्टिंग में। तो सिलेबस दिया है? यस सर, हमारे ओके ओके, क्या सर? चलो कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना करो आराम से। कोशिश करो कि थोड़ा जल्दी खींच जाए, जब चैप्टर जो चले उसके साथ ही उसका मॉड्यूल हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा टाइम वाइम मैनेज करो अपने तरीके से, अपने सीनियर से बात करो कैसे मैनेज करते थे वो लोग, वैसे मैनेज हो जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी। अभी तुम सीधे 10th से निकले हो ना, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर तुम्हें करना पड़ेगा मैनेज, क्योंकि जेई की अगर हम तैयारी कर रहे हैं ना तो हमें थोड़ा सा टाइम जेई के लिए ज़्यादा टाइम, बल्कि थोड़ा नहीं ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। देखो कोशिश करो, धीरे धीरे बनाओ कुछ टाइम टेबल ऐसा, ठीक है ना? बाकी फिर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, करते हैं धीरे धीरे, काम ही करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे कुछ और, अगर कुछ इसके क्वेश्चंस होंगे तो फिर करेंगे, नहीं तो फिर अगले चैप्टर के लिए कुछ करेंगे। ओके बच्चों? सर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करेंगे? देखता हूँ आगे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह कुछ देखते हैं, जैसे कि आगे है ट्रिग्नोमेट्री का, ओके और उसमें ओके सर। ठीक है फिर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले यस सर, थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. Bye, sir.